नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई, और जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं, ये आज़ाद मैदान के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के पहले भी इसी आज़ाद मैदान से अपनी आवाज़ें बुलंद किया करते थे वो क्रांतिकारी, और आज वर्तमान में जो मुद्दे इनके सामने समस्याओं के रूप में सामने आते हैं, उसको लेकर ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, और इसी आज़ाद मैदान से इनकी आवाज़ पहुंचती है राज्य सरकार के कानों तक। और हम सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज़ाद मैदान में हमारे कैमरे के सामने जो भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश है कि उन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। और हम उन दर्शकों को ये बताना चाहेंगे जिनके जहन में ये सवाल बना हुआ है कि लेमन न्यूज़ में चलने वाले इस कार्यक्रम का एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, विषय क्या है। उपोषण उपोषण उपोषण, बेकायदा ऑनलाइन औषध बिक्री विरोधात, यानी कि जो इलीगल तरीके से मेडिसिन की जो खरीद फरोख्त की जा रही है, उसके विरोध में इन्होंने ये मोर्चा निकाला है। महाराष्ट्र के कई जिलों से इकट्ठा होकर ये पहुंचे हैं आज़ाद मैदान में, और हम सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि इसमें कोई एक एनजीओ काम नहीं कर रहा, कई एनजीओ मिलकर एकजुटता का परिचय देते हुए ये विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। सबसे पहले सचिन भालेकर साहब, ग्रीन क्रॉस फाउंडेशन शिरूर पुणे से अध्यक्ष हैं आपसे जानना चाहेंगे कि जिन जिन मुद्दों को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से एनजीओ शामिल हैं और वो कहाँ कहाँ से हैं। इसमें ग्रीन क्रॉस फाउंडेशन, देन ग्रीन क्रॉस फाउंडेशन फॉर फार्मासिस्ट, रुद्र फाउंडेशन, मृत्युंजय फाउंडेशन नारायणगांव से जो आशीष हांडे जी बैठे हैं, और इसमें ये 4-5 एनजीओ शामिल है। इसमें कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे डिस्ट्रिक्ट से हम सब लोग आए हुए हैं। और ये जो बेकायदा ऑनलाइन मेडिसिन्स मिलते हैं, जो कि वेबसाइट से मिलते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से मिलते हैं, ये सभी मेडिसिन के जो बिक्री हो रही है, इसकी वजह से जो युवकों में जो नशेखोरी हो रही है, जो मेडिसिन नशे के लिए यूज़ की जाती है, इसके खिलाफ हम लोग बैठे हुए हैं। इससे भी सबसे गंभीर समस्या जो है, प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ की हाक दी, देश में सब जगह पे शुरू किया, लेकिन जो मेडिसिन गर्भपात के लिए और एबॉर्शन के लिए यूज़ होती है, वो मेडिसिन भी अभी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स बेच रही है। तो किसी को भी उठ के किसी ने भी ऑनलाइन पे ऑर्डर दे दिया कि कोई भी ये मेडिसिन मंगवा सकता है, एंड इसमें जो बेटियां है जन्म लेने वाली है वो भी खतरे में है। ये कैसे कह सकते हैं आप भालेकर साहब कि जो गर्भपात के लिए जो मेडिसिन बनाई गई है, वो मेडिसिन आज के युवा पीढ़ी आज की है, वो नशे के स्वरूप में उसका इस्तेमाल कर रही है और वो भी ऑनलाइन खरीद रही है, कैसे कह सकते हैं? इसमें भी आपको एविडेंशियल अगर जाएंगे तो मयूरी पाटिल मैडम ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है। इसमें उन्होंने प्रूफ के साथ हाईकोर्ट के सामने कुछ सबूत पेश किए हैं कि ये सभी मेडिसिन, गर्भपात की मेडिसिन उनके ही कॉलेज की लड़कियां खरीद रही है, उसमें उनके ही लाइफ को डेंजर है, एंड समाज में बहुत सारी लड़कियां ये खरीद रही है। और हाईकोर्ट में 3 महीने पहले आदेश जारी किया है कि ये सब बंद किया जाए। ऑनलाइन मेडिसिन पे सरकार ने कंट्रोल लाना चाहिए, इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑलरेडी ऑर्डर्स दिए हैं कि ये सब बंद करो, ये रुकना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स अभी इसके पीछे पड़े हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में जो वेबसाइट्स है वो हम लोगों ने बंद किए, लेकिन बाकी देश की वेबसाइट का हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं कर सकते? साइबर क्राइम के पास दे दो, वो तो दुनिया की कौन सी भी वेबसाइट ये एरिया में चलने वाली बंद कर सकते, फिर ये क्यों नहीं बंद हो? वैसे सवाल गंभीर है। जिस भारतवर्ष में बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जिस भारतवर्ष में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसको इनिशिएटिव लेकर इस नारे को चरितार्थ कर रहे हैं, और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां के तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस प्रधानमंत्री साहब के इस स्लोगन को चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो उन्हीं जो गर्भ निरोधक जो दवाइयां हैं उन्हें उनकी सेलिंग हो रही है, वो भी ऑनलाइन, कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, और किसी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इस जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके माध्यम से वो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले
आपका नाम और आप किस फाउंडेशन को बिलोंग करते हैं और कहाँ से आए हैं? जी हाँ, मैं पूना से आया हूँ। मैं मृत्युंजय फाउंडेशन से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली ये जो है ऑनलाइन मेडिसिन का सप्लाई हो रहा है, ये जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 मतलब औषध का जो कायदा है 1940 का, उस हिसाब से ऑनलाइन फार्मेसी या ऑनलाइन मेडिसिन का सप्लाई ये पूरा सरासर गलत बात है। कायदे से उसको मान्यता बिल्कुल नहीं है, फिर भी ये मिल रहा है। जो मेडिकल स्टोर वाला है, जो फार्मेसी का एजुकेशन लेके बैठा हुआ है, वो आदमी जो मेडिसिन का व्यवहार करता है, व्यापार करता है, उसके पेट पर ये लोग छुरी मार रहे हैं। इसमें सुनिए, इसमें अभी देखिए, ये जो रैकेट है, मैं इसको रैकेट बोलूँगा, ये रैकेट जो है, ये समझो एक 2 रुपए की गोली है। ये 2 रुपए की गोली मार्केट में 2 रुपए में मिल रही है, ये लोग 1 रुपए में बेच रही है। कैसे बेच रही पता नहीं। इसमें ये भी हो सकता है ये स्पूरियस ड्रग बेच रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है कहीं से इसमें ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। मेरे ये 2 सवाल है कि ये कैसे, मतलब जो चीज़ आपको 1 रुपए में मिल नहीं रही है वो आप कैसे बेच रहे हैं 1 रुपए में? उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1.5 रुपए है तो आप 1 रुपए में कैसे उसको बेच सकते हैं? जाहिर सी बात है, यदि किसी प्रोडक्ट का एमआरपी रेट जो है उसमें बाकायदा उल्लेखित किया गया है तो उसे आप एमआरपी रेट से कम रेट में कैसे बेच सकते हैं? और यदि आप बेच रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसे कालाबाजारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ऑनलाइन के माध्यम से लगातार हो रही दवाइयों की जो कालाबाजारी है वह चरम पर है और इसी के चलते आज़ाद मैदान में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि ऑनलाइन से बेची जा रही दवाइयों की जो खरीद फरोख्त है उसे तत्काल बंद की जाए। चूंकि हमने पानी माफिया देखा, हमने अनाज माफिया देखा, हमने जमीन माफिया देखा और अब दवाई माफिया भी इसमें शामिल हो चुका है। आपने बताया कि जितनी भी चीजें हैं एमआरपी रेट से 1 रुपए कम, आपने बताया चाहे वो 1 रुपए कम बेचे चाहे 2 रुपए कम बेचे, लेकिन एमआरपी रेट से कम में कोई चीज बेची जा रही है। तो इसकी जानकारी क्या आपने प्रशासन को दी? जरूर दी है। मेरा सवाल है, कस्टमर को अगर कम रेट में मिलती है तो वो बात अच्छी है, लेकिन इतनी भी कम रेट में नहीं मिलनी चाहिए कि उसको कुछ सामने कुछ गलत लगे। इतने भी कम दाम में अगर मिल रही है तो बराबर उसके पीछे कुछ हो रहा है। ये पहली बात। मुझे आप ये बताइए, आपने जो प्रमुख मांगना लिखा है इस मंच के ऊपर लगे उस कटआउट में, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायदा 1940 अनुसार बेकायदा औषध बिक्री त्वरित बंद करावी। ये जो कायदा आपने 1940 का अभी उल्लेख किया है, थोड़ा सा उसको डिफाइन कीजिए। पहली बात है, ये जो 1940 का एक्ट है, वो एक्ट इसलिए बनाया गया है, जो दवा का व्यवहार है, दवा का व्यवसाय है, वो वेल एजुकेटेड पर्सन के हाथ से होना चाहिए। दवा जो दी जाती है वो फार्मासिस्ट के जरिए ही देनी चाहिए। जो फार्मासिस्ट दे रहा है वो पेशेंट के साथ काउंसलिंग करके पेशेंट को बताए कैसे दवा लेनी है, किस मात्रा में लेनी है, कैसे लेनी है। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स है, शेड्यूल्ड ड्रग्स की बात आती है तो शेड्यूल्ड ड्रग्स जो है उनका एक फॉर्मेट है रिकॉर्ड का, उस रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में उसका रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए। ऑनलाइन दवा खरीदते हैं आप तो वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। अभी सामने अपने प्रॉब्लम ये है, मेरे ख्याल से रिसर्च में पिछले 10-12 साल से कोई नया एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल आया नहीं है। ये पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे जग में ऑल ओवर वर्ल्ड अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। वो पूरा प्रॉब्लम ये है कि अपने पास एंटीबायोटिक जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसके लिए एंटीबायोटिक नहीं है। अगर ये एंटीबायोटिक हम लोग रेजिस्टेंस देख के अगर बार बार यूज करके अगर उनका रेजिस्टेंस तैयार करते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करेगी? समझो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन मुझे 2 महीने पहले का है, समझो मुझे खांसी आई है, 2 महीने पहले का एजिथ्रोमाइसिन का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है, बराबर है। मैं अगर ये बोगस बिलिंग करके बोगस कुछ ये करके मैं 2 महीने बाद भी वही दवा मंगाता हूँ, अगर प्रॉपर डोज उसको गया नहीं तो पेशेंट को उस गोली का रेजिस्टेंस आने वाला है। वो रेजिस्टेंस आएगा, अगली बार वो एजिथ्रोमाइसिन लेगा तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड ड्रग्स का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जो केमिस्ट या फार्मासिस्ट मेंटेन करता है, वो एकदम अच्छी बात है। उस हिसाब से अगर ये दवा व्यवसाय चले तो वो अच्छा रहेगा। ये बेकायदेशीर ऑनलाइन तरीके से चलेगा तो ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। आपने कहा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, आपने कहा जो फार्मासिस्ट बिठाया गया है वो बाकायदा दुरुस्त बिठाया गया है, लेकिन जो ऑनलाइन बिक्री की जाती है, क्या वहां पर भी कोई फार्मासिस्ट बैठता है जो इस तमाम चीजों पर अपनी नजरें रखता है? अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है साहब जी, मैं जानता नहीं। बिल्कुल, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है यही तो विषय है कि आपने ऑनलाइन यदि कोई दवाई खरीदी है तो वो किसके प्रिस्क्रिप्शन से खरीदी है, कहां से खरीदी है, इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है और ये एक बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है और शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से सबसे ज्यादा एनजीओ इस मामले में खड़े हुए हैं। आप ये बताइए, शहर और गांव में कहां सबसे ज्यादा इलीगल मेडिसिन की खरीद फरोख्त की जा रही है? इसमें आज अगर देखा जाए तो गांव-गांव में इंटरनेट गया हुआ है। डिजिटल इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया से हर एक के पास स्मार्टफोन है, हर एक के पास मोबाइल है और इंटरनेट भी है। तो गांव के युवक भी उसी तरीके से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से आज के तारीख में शहर के युवक यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें क्या हो रहा है कि हर आदमी ऑनलाइन परचेसिंग कर रहा है। आज मेरे गांव में भी मोबाइल की खरीदी करनी है तो भी ऑनलाइन मंगाते। तो आज ये हो रहा है कि शहर में कुछ चीज़ें जो नशे का बाजार हम लोग बोलते हैं कि युवक जो है कॉलेज के वगैरह, इन लोगों को नॉलेज है, ये लोग कहीं ना कहीं से वो इलीगल तरीके से खरीदते। लेकिन गांव में क्या हुआ है कि ऑनलाइन की वजह से इनको घर में मिल रहा है। आज कोरेक जैसा मेडिसिन है जो नशे के लिए यूज़ होता है या कुछ, ये भी ऑनलाइन मिलता है। ये भी ऑनलाइन मिलता है। यही हम लोगों का जो रोना है कि आज के तारीख में गांव तक अगर ये कोरेक जैसे मेडिसिन ऑनलाइन मिलने लगे हैं, कुछ अल्प्राजोलम जैसी नींद की गोली है वो भी ऑनलाइन मिल रही है। जैसे आशीष जी ने बताया कि एक प्रिस्क्रिप्शन है, आज मैं एक प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर्स में जाता हूँ तो मेडिकल स्टोर्स वाला वो प्रिस्क्रिप्शन देखता है, 10 गोली देता है, डॉक्टर ने दी, उसके ऊपर ठप्पा मारता है और बोलता है कि ये ले लो करके। दूसरे मेडिकल में गया तो मेडिकल वाला बोलता है कि नहीं, फार्मासिस्ट बोलता है नहीं, ये ऑलरेडी आपने लिया हुआ है, मैं देने वाला नहीं हुआ आपको। लेकिन ऑनलाइन में वही प्रिस्क्रिप्शन मैं 10 वेबसाइट को स्कैन करके दे दूंगा और 100 गोलियां मंगवा लूँगा और 1-2 महीने नींद की गोलियां खाते बैठूंगा। तो इस तरीके का जो बाजार हो रहा है, इसमें युवकों में और नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है पूरी। हम लोगों को कल कमिश्नर साहब जो है FDA के, उन्होंने बुलाया था। उनको हम लोगों ने बोला कि साहब ये कब तक चलेगा? उन्होंने बोला कमेटी बैठी है, कमेटी का डिसीजन 3-4 महीने बाद आएगा, हम लोग सरकार को अहवाल देंगे, उसके बाद देखेंगे बंद होता है कि नहीं। ये कहना है हर्षदीप कामले साहब का जो FDA कमिश्नर हैं, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कमेटी बिठाई गई है और इस पर जो भी अहवाल है वो 3 से 4 महीने लगेंगे। लेकिन इस दरमियान जो चीजें हो रही हैं उसका क्या? अगर आज की युवा पीढ़ी नशे की गर्त में चली जा रही है तो उसे बचाने का जिम्मा किसका है? एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया आज के आधुनिक युग का मील के पत्थर की भूमिका अदा करने वाली ये मुहिम है, ये योजना है। लेकिन इस डिजिटल इंडिया का जो साइड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं से गलत तरीके से इसका उपयोग है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और भी विषयों पर करेंगे चर्चा। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।